100 साल पहले इंसानों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन उसके बाद जो दुनिया बनी उसमें अंधापन ही नॉर्मल जिंदगी बन गया। समस्या तब शुरू हुई जब इसी अंधी दुनिया में कुछ ऐसा पैदा हुआ जो बाकी किसी इंसान के पास नहीं था। यहीं से कहानी शुरू होती है, जहां एक खतरनाक वायरस के फैलने से पूरी धरती की आबादी घटकर 20 लाख से भी कम रह गई है। जो लोग किसी तरह बचे, उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है और अब इंसानों के लिए देख पाना ऐसी चीज बन चुकी है जिसके बारे में बात तक करना मना है। जिन लोगों में देखने की ताकत होती है, उन्हें पापी मानकर क्वीन केन के शिकारी उनका पीछा करते हैं और आज इन शिकारियों का निशाना बाबा वॉस का पूरा कबीला है। खतरा पास आता देख बाबा वॉस तुरंत अपने सभी लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करने लगता है। हथियार बांटे जाते हैं और सारे योद्धा जमीन पर अपने हथियार पटकर हिम्मत जुटाते हैं। इसके बाद बाबा वॉस अपनी बड़ी तलवार उठाता है, सबको हिम्मत देता है और पूरे कबीले को लेकर जंगल में आगे बढ़ जाता है। लेकिन आंखों की रोशनी जाने के बाद इंसानों में दूसरी महसूस करने की ताकतें बहुत तेज हो चुकी हैं। किसी की सूंघने की ताकत गजब की है, कोई सामने वाले की फीलिंग्स और मन की हालत महसूस कर सकता है, तो किसी के कान इतनी दूर तक सुन सकते हैं कि आसपास की हर आवाज पकड़ लेता है। तभी बाबा वॉस के इशारे पर सारे फाइटर्स सावधान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे जनरल टमाटी जून को एक गद्दार गैदर बैक से कबीले की सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। वो तुरंत एक छोटी टुकड़ी को हमला करने के लिए भेज देता है। अब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसी खामोशी है कि कोई ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। तभी बाबा वॉस इशारा करता है और उसके लोग अचानक हमला बोल देते हैं। शुरुआत में जमीन और रास्ते का फायदा उठाकर बाबा वॉस के लोग दुश्मनों को कई बार पीछे धकेल देते हैं, लेकिन बेहतर हथियारों वाले दुश्मन जल्दी ही भारी पड़ने लगते हैं। दुश्मन सीढ़ी के सहारे पत्थर के पुल तक पहुंच जाते हैं और अब दोनों तरफ से भयंकर मारपीट शुरू हो जाती है। बाबा वॉस अपनी बड़ी तलवार से कई दुश्मनों को गिराता है, लेकिन सामने वाले कई गुना ज्यादा हैं, इसलिए धीरे धीरे हालात उसके हाथ से निकलने लगते हैं। तभी बाबा वॉस समझ जाता है कि अब पीछे हटने का टाइम आ गया है। वो सभी लोगों को पीछे जाने का आर्डर देता है और फिर कबीले का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है। जैसे ही बाबा वॉस अपनी तलवार नीचे गिराता है, मजबूत पत्थर का पुल अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है और कई दुश्मन भारी पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। सबको लगता है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली, लेकिन तभी कबीले की बुजुर्ग पेरिस बाबा वॉस को बताती है कि असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ के नीचे अभी भी बहुत सारे दुश्मन मौजूद हैं। इसी दौरान एक अंधेरी गुफा में मगरा ने अभी अभी जुड़वां बच्चों हनीवा और कोफून को जन्म दिया है, लेकिन तभी इन बच्चों की असली पहचान को लेकर सवाल उठता है। मगरा अब सच छिपा नहीं पाती और बताती है कि बाबा वॉस से शादी करने से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी। इन बच्चों का असली बाप जर्ला मरेल है, जो खुद देखने की ताकत रखता है और अब पहाड़ के नीचे जमा शिकारी भी असल में इन्हीं बच्चों के पीछे आए हैं। दूसरी तरफ बाबा वॉस अपने लोगों से दोबारा जाल बिछाने को कहता है, क्योंकि अब जिंदा रहना है तो अगली लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद बाबा वॉस गुफा में मगरा से मिलने पहुंचता है और बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। पत्नी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन बाबा वॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगरा को संभालने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलने लगता है, तभी कुछ लोग गुफा के रास्ते में उसका रास्ता रोक लेते हैं। कबीले के बुजुर्गों को पता चल चुका है कि दुश्मन का असली निशाना सिर्फ मगरा और उसके बच्चे हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे मगरा को दुश्मनों के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ देना बाबा वॉस के लिए मुमकिन ही नहीं था। वो गुफा के बाहर खड़ा होकर अकेले ही रास्ता रोक लेता है, मानो उसके पीछे मगरा और बच्चों तक पहुंचने की आखिरी दीवार वहीं हो। उसके कुछ करीबी लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अब बस फाइट शुरू होने ही वाली होती है। तभी अचानक पेरिस सामने आकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब उसे भी पूरा सच बताना पड़ता है। पता चलता है कि मगरा के पहले साथी जर्ला मरेल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा खतरा कभी आ सकता है, इसलिए उसने पीछे वाले पहाड़ में चुपके से एक झूलता हुआ पुल बनाकर रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से भागा जा सके। अब किसी के पास सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए सब पेरिस के साथ चल पड़ते हैं। वो पूरे कबीले को पीछे के पहाड़ों की तरफ ले जाती है और घने जंगलों को पार करते हुए आखिरकार सब उस पुल तक पहुंच जाते हैं। पेरिस हिम्मत करके सबसे पहले पुल पर कदम रखती है और कुछ दूर जाने के बाद बताती है कि पुल मजबूत है। बाबा वॉस तुरंत बाकी लोगों को एक एक करके पुल पार करने को कहता है, जबकि खुद पीछे रुककर सबकी सेफ्टी करता है। लेकिन तभी दुश्मन भी वहां पहुंच जाते हैं। बाबा वॉस अपनी बड़ी तलवार उठा लेता है और सामने मौजूद दोनों शिकारी कुत्ते भी उसके खौफ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। इसी मौके का फायदा उठाकर बाबा वॉस धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। थोड़ी देर बाद जनरल टमाटी जून भी वहां पहुंच जाता है। सामने गहरी खाई देखकर उसे लगता है कि पूरा कबीला नीचे गिर चुका है, लेकिन तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उनकी छिपने की जगह का पता चल जाता है। जनरल आगे बढ़कर टटोलते हुए उस झूलते पुल को ढूंढ लेता है। उसे खतरा समझ आता है, इसलिए वो सबसे आगे गद्दार गैथरबैक्स को भेजता है और अपने सैनिकों को
वो उसके पीछे चलने को कहता है। उधर बाबा वॉस भी लगभग दूसरी तरफ पहुंच चुका होता है। तभी वो तलवार से पुल की एक रस्सी काट देता है और पुल अचानक डगमगाने लगता है। गैदरबैक्स डर कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन बाबा वॉस को उसकी असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए वो उसे गिरने से बचा लेता है। इसके तुरंत बाद बाबा वॉस दूसरी रस्सी भी काट देता है और पुल पर मौजूद सारे दुश्मन सीधे गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब जनरल टमैक्टी जून का पूरा प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो इसकी खबरी के जरिए क्वीन केन तक पहुंचा देता है। उस वक्त क्वीन केन प्रार्थना कर रही होती है, लेकिन अचानक आया खबरी उसकी प्रार्थना रोक देता है। खबर सुनते ही क्वीन केन अपने मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग करती है और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाकर मगरा का शिकार करने का आर्डर दे देती है। दूसरी तरफ बाबा वॉस का कबीला जर्लामरेल के बनाए रास्ते के सहारे कई दिनों तक चलता रहता है और आखिरकार एक बड़े झरने के सामने पहुंचता है। बाबा वॉस सभी को झरने के पार ले जाता है और उसके पीछे जो दिखाई देता है उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और वहां नया घर बसाने के लिए जरूरी सारी चीजें पहले से तैयार थीं। सब लोग इस खुशी में डूब ही रहे होते हैं कि पेरिस बाबा वॉस को याद दिलाती है कि दुश्मन इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद बाबा वॉस वापस उसी झरने के पास लौटता है और वहां लगी सारी लकड़ी की सीढ़ियां हटा देता है। अब वो ठान चुका था कि उसका कबीला हमेशा के लिए बाकी दुनिया से अलग रहेगा। लेकिन इसी बीच एक दिन बाबा वॉस दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकला ही था कि अचानक उस पर एक विशाल भालू हमला कर देता है। बचने के चक्कर में बाबा वॉस बच्चों से अलग हो जाता है और तभी बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। भालू धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। अब बाबा वॉस के पास एक ही रास्ता था। वो जानबूझकर एक भारी लकड़ी का लठा फेंक कर भालू को अपनी तरफ खींचता है और फिर छोटी चाकू निकालकर उस पर लगातार वार करने लगता है। इसके बाद वो अपनी बड़ी तलवार उठाता है और भालू पर आखिरी वार करने ही वाला होता है कि तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। बाबा वॉस भालू की लाश को देखते हुए पाता है कि उसके शरीर में एक तीर धंसा हुआ है। वो तुरंत तलवार संभालकर चारों तरफ की आवाजें सुनने लगता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और बच्चों का असली बाप जर्लामारेल खुद सामने आ जाता है। जर्लामारेल बच्चों की आंखें देखकर समझ जाता है कि दोनों बिल्कुल ठीक देख सकते हैं, यानी बच्चों को देखने की ताकत अपने बाप से मिली है। लेकिन जर्लामारेल खुद बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। वो बाबा वॉस को चाबियों का एक गुच्छा देता है और बताता है कि झरने के पास वाली गुफा में उसने बच्चों के लिए कुछ कीमती चीजें छिपा कर रखी हैं। इतना कहकर जर्लामारेल वहां से गायब हो जाता है। बाबा वॉस उसे जोर से पुकारता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी आवाज किसी और ने भी सुन ली है। कबीले का गद्दार गैदरबैक्स पहले से ही बाबा वॉस को हटाकर खुद लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ चुपके से जंगल में जाता है और एक छिपकर काम करने वाली बो लायन को बाबा वॉस पर नजर रखने के लिए बुलाता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। उधर बाबा वॉस भी जर्लामारेल की बताई हुई सीक्रेट गुफा ढूंढ लेता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर टटोलता हुआ अंदर जाता है और वहाँ उसे लोहे की जंजीरों से बंधा एक बक्सा मिलता है। वो उस बक्से को उठाकर अपने घर ले आता है। अब बाबा वॉस मगरा और पेरिस की मौजूदगी में बक्सा खोला जाता है और बाबा वॉस उसमें से एक चीज निकालकर सूंघता है कि आखिर ये खजाना है क्या, लेकिन अंदर तो पेड़ की छाल जैसी चीजें थीं। बाबा वॉस और मगरा दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी ज्यादा समझदार पेरिस उसे हाथ में लेकर पहचान जाती है और बताती है कि ये किताबें हैं और किताबों का असली फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास देखने की ताकत हो। बच्चों की भलाई के लिए तीनों तय करते हैं कि इस राज को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पूरी बातचीत बो लायन पहले ही छिपकर सुन चुकी है। जाते वक्त पेरिस चुपके से बाबा वॉस के हाथ पर एक इशारा बनाती है। बाबा वॉस तुरंत अपनी बड़ी तलवार उठाकर एक कोने में पहुंचता है, लेकिन तब तक वहां छिपकर सुनने वाली बो लायन जा चुकी होती है। बो लायन जो कुछ सुन चुकी थी उसकी खबर गद्दार गैदरबैक्स तक पहुंचा देती है, लेकिन जब गद्दार अपनी पत्नी के सामने आता है तो वो उससे मिली जानकारी भी छिपा लेता है। साफ था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उधर बाहर की दुनिया में जनरल टमैक्टी जून अपनी पूरी आर्मी के साथ मगरा को ढूंढने में लगा हुआ था। वे मैदान पार करते हैं, घने जंगलों में घुसते हैं और मागरा के टच में आए हर इंसान को बेरहमी से पकड़ते हैं, लेकिन मगरा के बच निकलने के बाद जैसे वो दुनिया से गायब ही हो चुकी थी। आखिरकार जनरल के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो क्वीन केन को खबर भेजने के लिए एक खबरी रवाना कर देता है, क्योंकि अब जिस दुनिया में लगभग हर इंसान अंधा है, वहां देखने की ताकत रखने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि देखने की ताकत रखने वालों को विच फाइंडर्स बेरहमी से मार डालते थे, इसलिए मगरा हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं उसके बच्चे भी इस ताकत के साथ पैदा न हुए हों। बच्चों के 3 साल के होने पर उसने खुद इसका सच पता करने के लिए एक टेस्ट लिया। पेरिस ने दोनों के खिलौने चुपके से एक तरफ छिपा दिए और मगरा के शुरू करने की बात कहते ही अगले ही पल हनीवा और कुफून ने खिलौने ढूंढ
ढूंढ निकाले। ये देखकर मगरा की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। साफ था कि दोनों बच्चों को देखने की ताकत अपने पिता से मिली थी। उधर क्वीन केन अपने महल में जंग की खबर सुन रही थी। तभी वो खबरी के हाथ में बंधी रस्सी की गांठें पकड़ती है और तुरंत समझ जाती है कि जनरल ने उसके पास झूठी खबर भेजी है, क्योंकि दोनों के बीच तय था कि हर 10 गांठों के बाद एक दिल का निशान बनाया जाएगा। गुस्से में क्वीन केन अपने हथियार से खबरी को वहीं खत्म कर देती है और उसे धोखा देने वाले मंत्रियों को भी कड़ी सजा देती है। इसके बाद थक चुकी क्वीन केन अपनी दासी को बुलाती है और उसके सहारे प्रार्थना करने बैठ जाती है। अगले 12 साल तक मगरा दोनों बच्चों से उनकी असली पहचान छिपाकर रखती है, लेकिन अब पेरिस को लगता है कि हनीवा और कोफून को सच जानने का पूरा हक है। इसलिए वो बाबा वॉस और मगरा से छिपकर दोनों भाई बहन से मिलती है और जर्ला मरेल की छोड़ी हुई किताबें उनके सामने रखकर उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। सच जानने के बाद दोनों भाई बहन साथ बैठकर अपने असली बाप की छोड़ी गई जानकारी पढ़ने लगते हैं। इसके बाद हनीवा और कोफून अक्सर चुपके से झरने के पास जाकर किताबों से सीखने लगते हैं और इन्हीं किताबों की मदद से हनीवा एक ऐसा जबरदस्त धनुष बाण तैयार कर लेती है जिससे बहुत दूर बैठे शिकार को भी मारा जा सकता है। उसकी ये काबिलियत देखकर खुद बाबा वॉस भी हैरान रह जाता है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी जनरल टमैक्टी जून ने मगरा की तलाश नहीं छोड़ी थी। फिर भी उसे अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। जब उसकी ड्यूटी खत्म होने का टाइम आया तो वो क्वीन केन के पास जाकर रिटायरमेंट मांगता है, लेकिन क्वीन केन उसके बार बार फेल होने को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। टूट चुका जनरल एक ऊंची जगह पर पहुंचता है और सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी क्वीन केन खुद वहां पहुंचकर उसे रोक देती है, क्योंकि अभी अभी उसे एक गद्दार से मगरा के ठिकाने की खबर मिली थी। अब जनरल तमाक्टी जून को एक बार फिर काम पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ बाबा वॉस के सामने एक अलग ही टेंशन खड़ी हो गई थी। सालों तक दुनिया से अलग रहने की वजह से उनके कबीले में आपस में ही शादियां होने लगी थीं, जिससे कई बच्चों में पैदाइशी बीमारियां आने लगी थीं। आखिरकार कबीले के बुजुर्गों के दबाव में बाबा वॉस अपने लोगों को पास के दूसरे कबीले में शादी के रिश्ते के लिए ले जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि हनीवा और कोफुन भी चुपके से उनके पीछे निकल पड़े हैं। दोनों कबीले के लोगों के साथ एक भीड़ भाड़ वाली बस्ती में पहुंचते हैं और वहां जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी दूर एक चबूतरे के पास कई जिंदा लोगों को लकड़ियों के ढेर से बांध रखा था और विच फाइंडर्स हाथों में मशालें लिए खड़े थे। आग की रोशनी के बीच बस उन लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। ये देखकर हनीवा और कोफुन बुरी तरह डर जाते हैं। कोफुन तो डरकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन पुल के पास पहुंचकर जैसे ही उसे लगता है कि अब वो सेफ है, तभी घात लगाए बैठे गुलामों के सौदागर उसे पकड़ लेते हैं। उधर बाकी पकड़े गए गुलामों को भी एक सुनसान ऊंची दीवार के अंदर कैद करके रखा गया था। कोफून के पकड़े जाने की खबर मिलते ही हनीवा तुरंत अपने माता पिता को जगा देती है। कुछ निशानों का पीछा करते हुए वे आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां कोफून को कैद करके रखा गया था। हनीवा चाहती थी कि बाबा वॉस उसे भी अपने साथ ले जाए, लेकिन बाबा वॉस अपनी बेटी को उस जगह का खौफनाक मंजर दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए वो अकेले ही चुपके से अंदर घुसता है, एक गार्ड को पकड़कर अपने कब्जे में लेता है और उसी की मदद से आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कोफून को कैद करके रखा गया था। कोफून की नजर जैसे ही बाबा वॉस पर पड़ती है, वो तुरंत आवाज करके अपने पिता को अपनी जगह का हिंट देता है। बाबा वॉस भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। अब जो होने वाला था वो दुश्मनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पहले मुट्ठी भर पत्थर जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़कर उन पत्थरों पर पैर रखता है, आवाज सुनते ही बाबा वॉस बिजली की तेजी से तलवार निकालकर 2 लोगों को वहीं टपका देता है। इसके बाद वो तलवार को जमीन पर घसीटने लगता है, जिससे चारों तरफ की आवाजें मिक्स हो जाती हैं। दुश्मन कुछ समझ पाते उससे पहले बाबा वॉस उन पर टूट पड़ता है और उसके हर वार सीधा उनके कमजोर हिस्से पर पड़ता है। ये सब देखकर कोफुन पूरी तरह घबरा जाता है। बाबा वॉस उसे आंखें बंद करने को कहता है, क्योंकि अब वो जो करने वाला था वो और भी खतरनाक होने वाला था। तभी एक दुश्मन उसकी तरफ लोहे का कांटा फेंकता है, लेकिन बाबा वॉस सामने पड़े एक लाश को उठाकर उसके वार को रोक देता है। फिर वो उसी रस्सी को पकड़कर उस लकड़ी के खंभे तक पहुंचता है और दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता कि एक तेज झटके में उसका काम तमाम हो जाता है। बाबा वॉस छोटी तलवार जमीन पर घसीटते हुए पीछे हटा है और गूंजती आवाजों से दुश्मनों की जगह का अंदाजा लगाने लगा है। फिर वो अचानक एक उड़ता हुआ चाकू फेंकता है जो सीधे सामने वाले के सिर में जा लगा है। अब बाबा वॉस का गुस्सा पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपनी तलवार पर लगा खून तक चाट लेता है। मैदान में अब सिर्फ बाबा वॉस और दुश्मनों का बॉस बचते हैं। बॉस एक वार करता है, लेकिन बाबा वॉस चकमा देकर उसे बच जाता है। जैसे ही वो पलटकर हमला करने वाला होता है, बॉस चालाकी से उसकी दिशा भटका देता है। अपनी हार समझते ही बॉस कोफुन को पकड़कर अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बेटे को खतरे में देखकर बाबा वॉस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो दहाड़ते हुए बॉस की तरफ दौड़ता है।
एक तेज फिसलते हुए वार में वो उसे बुरी तरह घायल कर देता है और फिर धीरे धीरे तलवार उसके शरीर के आर पार कर देता है। आखिर में एक झटके से तलवार बाहर निकालते ही फाइट खत्म हो जाती है। बाबा वॉस कोफुन को छुड़ाकर जैसे ही वापस अपने कबीले में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि विच फाइंडर्स पहले ही उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे फिर से भागना पड़ता है। वो अपने कुछ भरोसेमंद लोगों और परिवार को साथ लेकर निकल पड़ता है और नदी के किनारे पहुंचता है। वहाँ पहले से एक लकड़ी की नाव तैयार मिलती है, यानी बाबा वॉस ने बहुत पहले ही भागने का जुगाड़ सोच कर रखा था। सब लोग नाव पर चढ़ते हैं और तेजी से नदी में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जनरल टमैक्टी जून और गद्दार गैदर बैक्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। पानी के तेज बहाव की आवाज सुनकर दोनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। जनरल समझ जाता है कि बाबा वॉस नाव से भागा है और तुरंत सैनिकों को नीचे की तरफ रास्ता रोकने का आर्डर देता है। उधर बाबा वॉस को आसपास दुश्मनों के होने का एहसास हो जाता है। वो बिना आवाज किए उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल पूरी ताकत से चारों तरफ तलाश शुरू करवा देता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बाबा वॉस और उसके लोग लड़ाई में उतर जाते हैं। बाबा वॉस पानी के अंदर चला जाता है और जैसे ही उसका हाथ एक दुश्मन तक पहुंचता है, वो वहीं तलवार चला देता है। लेकिन इसी वार की आवाज से उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। दुश्मन तुरंत लोहे का हुक फेंककर बाबा वॉस के एक साथी को पानी से बाहर खींच लेते हैं और पास के सैनिक मिलकर उसे मार डालते हैं। हनीवा और कोफुन भी अब लड़ाई में उतर जाते हैं। देखने की ताकत होने की वजह से दोनों बाकी लोगों के मुकाबले दुश्मनों को आराम से मार रहे थे। एक एक करके दुश्मन गिरते जाते हैं और आखिरकार पूरा ग्रुप उस घेराबंदी से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पीछे हटे वक्त बाबा वॉस का एक और करीबी साथी बाकी लोगों को बचाते हुए दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। ये देखकर हनीवा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दूर से एक ही तीर में उस गद्दार गैदरबैक्स को मार गिराती है। जनरल टमैक्टी जून एक बार फिर बाबा वॉस और उसके परिवार को पकड़ने में फेल हो जाता है, लेकिन जनरल हार मानने वाला नहीं था। वो फिर भी अपने सैनिकों को उनका पीछा जारी रखने का आर्डर देता है। खबर मिलते ही क्वीन केन अपने मंत्रियों को बुलाती है और भी ज्यादा सैनिक भेजकर मगरा और उसके बच्चों की तलाश करने की बात करती है। लेकिन एक मंत्री साफ कह देता है कि लगातार हो रही लड़ाइयों से पब्लिक पहले ही बुरी तरह परेशान है, इसलिए अब शिकार करना बंद कर देना चाहिए। मगर क्वीन केन इस बात से बिल्कुल नहीं मानती। तभी कुछ बड़े मंत्री चुपके से क्वीन के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्वीन को हटाने का यही सही मौका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्वीन पहले से ही सब जानती है। एक दिन लेडी आन को क्वीन केन को दावत पर बुलाने का मौका मिलता है। दावत खत्म होने के बाद वो क्वीन के सामने एक ऐसा पिंजरा रखती है जिसमें से एक बहुत सुरीली आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि अंदर कोई अजीब सा जानवर है, वो भी अपना असली रूप दिखा देती है। पास खड़े एक मंत्री को पकड़कर वहीं मार देती है, क्योंकि पूरे महल में क्वीन के अपने जासूस पहले से मौजूद थे और मंत्रियों ने जैसे ही उसके खिलाफ चाल चलनी शुरू की थी, क्वीन को सब पता चल गया था। लेकिन तभी उसकी दासी घबराकर एक और खबर लेकर आती है। नीचे की पब्लिक ने बगावत कर दी थी और कुछ मंत्री भी उनके साथ मिल गए थे। अब वे लोग महल में घुसने ही वाले थे। हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल देख क्वीन केन के सामने अब एक बड़ा फैसला था और उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गुस्से में क्वीन केन पानी का डैम खोल देती है और देखते ही देखते भयंकर बाढ़ नीचे बसे लोगों को बहा ले जाती है, जबकि क्वीन केन और उसकी दासी पहले ही एक बग्घी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। लेकिन पूरी जिंदगी महल में रहने वाली इन दोनों को बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए जंगल में पहुंचते ही दो गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और दोनों को गुलामों के ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां गुलामों का मालिक क्वीन केन को पहचान लेता है और सोचता है कि अब इस मौके पर उससे अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जा सकती है। वो क्वीन की पहचान साबित करने वाली चीज निकाल लेता है और उसे एक आदमी के हाथ जनरल टमैक्टी जून तक पहुंचाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ बाबा वॉस और उसके साथ भाग रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब जाए तो जाए कहां। तभी पेरिस जेरलमरेल की छोड़ी हुई आखिरी चिट्ठी निकालती है। बाबा वॉस कोफून से उसे पढ़ने को कहता है। चिट्ठी में लिखा था कि नदी के रास्ते आगे बढ़ने पर वे एक सेफ जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बाबा वॉस और मगरा को बच्चों के असली पिता जेरलमरेल पर अब भी रत्ती भर भरोसा नहीं था और वे चाहते थे कि बच्चे इन सब झमेलों से दूर रहें। मगर इस बार हनीवा और कोफून अपनी माँ की बात नहीं मानते। सबकी राय लेने के बाद आखिरकार तय होता है कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए। रात में वे आग जलाकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सुबह आंख खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके सारे हथियार गायब थे। मगरा तुरंत अपनी जेब टटोलती है और उसे पता चलता है कि उसकी एक बेहद जरूरी चीज भी चोरी हो चुकी है। तभी कोफून की नजर किसी अनजान इंसान पर पड़ती है और वो दूसरों को भी अलर्ट कर देता है। सब उस इंसान का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कूड़े कबाड़ से बनी एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। बाबा वॉस समझ जाता है कि उनके सामने
सामान को कबाड़ बटोरने वाले चोरों ने चुराया है। हनीवा चुपके से अपना सामान वापस लेने का फैसला करती है। वो कबाड़ के ढेर के बीच से आगे बढ़ती है और एक खंभे के पास उसे मगरा की खोई हुई थैली मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है, उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होती है। बाहर मौजूद कोफून भी समझ जाता है कि अंदर सब ठीक नहीं है। कोफून को अंदर खतरे का एहसास होते ही वो जल्दी से बाबा वॉस के साथ उस जगह में घुस जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ बेहोश पड़ी हनीवा मिलती है। तभी दोनों पर अचानक हमला हो जाता है। बाबा वॉस और हमलावर के बीच जोरदार हाथापाई शुरू होती है और सिर्फ 2 वार में बाबा वॉस उसे काबू में कर लेता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी होश में आई हनीवा अचानक उसे रोक देती है। इसके बाद सब लोग वापस उसी जगह पहुंचते हैं और उनके साथ एक काला लड़का भी होता है। दरअसल मारपीट के दौरान हनीवा ने उसके शरीर पर एक खास निशान देखा था। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो भी जरला मारेल का बेटा है। वो अपना नाम बूट्स बताता है और कहता है कि अब वो बाबा वॉस के साथ ही रहेगा। लेकिन अभी सब लोग आराम करने वाले ही थे कि तभी बड़ी संख्या में विच फाइंडर्स उनके करीब पहुंच जाते हैं। मजबूर होकर सब जंगल की तरफ भागते हैं। हनीवा मगरा और पेरिस को एक पेड़ के खोखले तने में छिपा देती है और खुद बाकी लोगों के साथ दुश्मनों से भिड़ने लगती है। तभी पेरिस को पता चलता है कि मगरा वहाँ नहीं है। उधर मगरा अकेली जनरल तमाक्टी जून के सामने पहुंच चुकी थी। तभी एक खास पक्षी की आवाज सुनते ही जनरल अचानक घुटने पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि असली सच्चाई ये थी कि मगरा इसी राज्य की राजकुमारी थी। सालों पहले जब वो जरला मरेल के साथ भागी थी तो सबने मान लिया था कि मगरा मर चुकी है। अब उसकी पहचान सामने आने के बाद जनरल उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता और अपने सैनिकों को सबको जिंदा पकड़ने का आर्डर देता है। इधर मगरा के गायब होने से बाबा वॉस बुरी तरह परेशान हो जाता है। तभी बूट्स खबर लेकर आता है कि मगरा को जनरल ने पकड़ लिया है। आसपास दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए बूट्स सबको तुरंत वहां से निकलने की सलाह देता है। वो बताता है कि उसके पास एक सीक्रेट ठिकाना है जहां वे छिप सकते हैं। सब उसके साथ एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही बूट्स उन्हें धोखा दे देता है और लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। खुद को फंसा हुआ देखकर सब गुस्से से पागल हो जाते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी पिंजरा नहीं खुलता। तभी अचानक पूरा पिंजरा तेजी से नीचे जाने लगता है और एक बेहद गहरी गुफा में जाकर रुकता है। साफ था कि बूट्स उन्हें हमेशा के लिए यहीं कैद करना चाहता था। कुछ समय बाद वहां एक औरत अचानक दिखाई देती है और कहती है कि वो सबको यहाँ से बाहर निकाल सकती है। उसकी बात मानकर सब एक लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन ये लिफ्ट हाथ से चलती थी, इसलिए नीचे किसी एक इंसान को रहकर उसे चलाना जरूरी था। ऊपर से उस दौरान वहां रहने वाले लोग भी उन पर हमला कर सकते थे। बाबा वॉस बाकी सभी को लिफ्ट पर चढ़ा देता है और खुद पीछे रुकने का फैसला करता है। वो पूरी ताकत से लिफ्ट का पहिया घुमाने लगता है। तभी अचानक उस औरत की चीख सुनाई देती है और वो लकड़ी का एक तख्ता उठाकर दुश्मनों की तरफ बढ़ जाती है। काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती है और आखिरकार बाबा वॉस बाकी लोगों को ऊपर भेजने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी मशीन में खराबी आ जाती है और लिफ्ट अचानक नीचे गहरी खाई में गिरने लगती है। कोफून घबराकर अपने पिता को पुकारता है। तभी अंधेरे से एक खून से सना हाथ ऊपर आता दिखाई देता है। बाबा वॉस अपनी पूरी ताकत और मजबूत पकड़ के सहारे नंगे हाथों से ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर मौजूद लोग तुरंत उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं, लेकिन तभी बूट्स भी मगरा के सामने आ जाता है। बूट्स कुछ मीठी मीठी बातें करके आखिरकार मगरा का भरोसा जीत लेता है। तभी जनरल तमाक्टी जून को गुलामों के बॉस का मैसेज मिलता है और क्वीन केन के पकड़े जाने की खबर मिलते ही वो तुरंत अपनी आर्मी लेकर उसे छुड़ाने निकल पड़ता है। उधर बाबा वॉस और बाकी लोग एक शांत सी वादी में पहुंचते हैं। इस वादी को पार करते ही वे उस ठिकाने तक पहुंच सकते थे जहां जरला मारेल रहता था, लेकिन बाबा वॉस को आगे खतरा महसूस हो जाता है, इसलिए वो बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहता है। हनीवा उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन बाबा वॉस उसे पकड़कर रोक लेता है और सामने एक पत्थर फेंकता है। अगले ही पल कई तीर उनकी तरफ आकर लगते हैं। बाबा वॉस आवाज सुनकर दुश्मनों की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और पूरी ताकत से अपना हथियार फेंककर एक तीरंदाज को गिरा देता है। तभी हनीवा की नजर नीचे गिरी धनुष पर पड़ती है और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पास मौजूद बो लायन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ऐसे काम में वो ज्यादा माहिर है। बो लायन छुपते छुपाते आगे बढ़ती है और आखिरकार धनुष उठा लेती है, लेकिन वापस लौटते टाइम अचानक एक छिपा हुआ तीर आकर उसे घायल कर देता है। हनीवा तुरंत दौड़कर उसे बचाती है। तभी दूसरी तरफ से कुछ लोग सामने आते हैं और रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि जरला मरेल और उसके बच्चों को अलग होना पड़ेगा, यानी अब परिवार का साथ यहीं खत्म होने वाला था। बाबा वॉस अपने दोनों बच्चों को काफी दूर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो खुद भी घायल हो चुका था, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए आखिरकार उसे ये फैसला मानना पड़ता है। वो घायल बो लायन को साथ लेकर चुपचाप पहाड़ से नीचे लौट जाता है।
दूसरी तरफ जनरल टमैक्टी जून आखिरकार क्वीन केन को छुड़ा लेता है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो अंदर से टूट जाता है। जिस क्वीन की उसने आधी जिंदगी गुलामी की थी वही इतनी बेरहम निकलेगी, ये वो मान ही नहीं पा रहा था। अब वो मगरा को क्वीन बनाने की सोचता है और दोनों मिलकर तख्ता पलट करने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी क्वीन केन खुद अचानक गद्दी छोड़ने की बात कह देती है। जनरल को तुरंत शक हो जाता है कि दाल में कुछ काला है और उसका शक सही साबित होता है। पलटते ही उसकी पीठ में वार कर दिया जाता है और पीछे से क्वीन केन भी उस पर हमला कर देती है। असल में बूट्स पहले ही क्वीन के साथ मिल चुका था। इतने युद्ध लड़ चुका जनरल भी इस बार क्वीन की चाल के सामने मात खा जाता है। क्वीन केन अपनी आर्मी के सामने झूठी कहानी सुनाती है और असली सच्चाई छिपा लेती है। इसके बाद वो पूरी सेना को जर्ला मरेल के ठिकाने की तरफ बढ़ने का आर्डर देती है। उधर हनीवा और कोफून एक लंबे पुल को पार करते हैं और सामने अचानक 4 बड़ी लाइटें उनकी तरफ पड़ती हैं। आखिरकार दोनों पहली बार अपने उस बाप को सामने देखते हैं जिसे अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। जर्ला मरेल उन्हें अपने उस अड्डे के अंदर ले जाता है जिसे उसने एक पुरानी जेल को बदलकर तैयार किया था। वो बड़े जोश से उन्हें वहां रहने वाले लोगों के बारे में बताता है। ये सभी वही लोग थे जिन्हें जर्ला मरेल ने दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने बच्चों की तरह फैलाया था। इसके बाद वो दोनों बच्चों को जनरेटर रूम दिखाता है जो पूरे ठिकाने का सबसे मेन हिस्सा था। पहली बार ऐसी मॉडर्न चीजें देखने वाली हनीवा अपने पिता से काफी इम्प्रेस होती है, लेकिन कोफून अभी भी उससे अलर्ट रहता है क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि जर्ला मरेल खुद को दुनिया का भगवान समझता है, लेकिन बच्चों की माँ मगरा की उसे कोई खास फिक्र नहीं है। रात होते ही उस ठिकाने पर कुछ अनजान लोग पहुंच जाते हैं। आते ही वे जर्ला मरेल से बाबा वॉस के बच्चों को सौंपने की डिमांड करते हैं। जर्ला मरेल पहले टालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने पर आखिरकार हनीवा को उनके हवाले करने का फैसला कर लेता है। किस्मत खराब थी कि कोफून उसकी पूरी बातचीत सुन लेता है। वो वापस जाकर सबको खबर देने ही वाला होता है कि जर्ला मरेल उसे पकड़कर एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। उधर हनीवा को भी चुपके से वहां से उठा लिया जाता है। अगले दिन जर्ला मरेल जब कोफून के सामने आता है और सफाई देने की कोशिश करता है तो कोफून गुस्से में उस पर हमला कर देता है। जर्ला मरेल को समझ आ जाता है कि अब कोफून को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। वो अपने आदमी को एक बंदूक पकड़ा देता है। इशारा साफ था। 2 आदमी कोफून को बाहर ले जाते हैं और बंदूक उसकी कनपटी पर तान देते हैं। कोफून निराश होकर आंखें बंद कर लेता है और मौत का वेट करने लगता है, लेकिन तभी बिल्कुल एंड टाइम पर उसका बाप बाबा वॉस वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। असल में बाबा वॉस वहां से गया ही नहीं था। उसे पहले से ही जर्ला मरेल की नीयत पर शक था, इसलिए वो चुपके से उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। अब हनीवा को बचाने के लिए बाप और बेटे दोनों दोबारा उस ठिकाने में घुसने का फैसला करते हैं। कोफून आगे आगे रास्ता दिखाता है और बाबा वॉस आसानी से जर्ला मरेल के आदमियों को निपटाता हुआ अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं और कोफून अपने तीर से रास्ते में आने वालों को गिराता जाता है। वहीं बाबा वॉस सीधा उस लाइब्रेरी तक पहुंचता है और साफ कह देता है कि उसे पता है जर्ला मरेल यहीं कहीं छिपा है। गुस्से में बाबा वॉस ऐसी बातें कहता है कि आखिरकार जर्ला मरेल को बाहर आना ही पड़ता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हनीवा को बेच दिया गया है और उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा वॉस का अपना सगा छोटा भाई ईडो वॉस है। ये सुनते ही बाबा वॉस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जर्ला मरेल पर हमला कर देता है। शुरुआत में जर्ला मरेल अपनी देखने की ताकत के कारण बाबा वॉस पर भारी पड़ता है और लड़ाई में आगे निकल जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पास से लड़ने में बाबा वॉस कितना खतरनाक है। मौका मिलते ही बाबा वॉस उसे पकड़कर धड़ाधड़ वार करने लगता है। खुद को फंसा देकर जर्ला मरेल छोटी चाकू निकालकर अचानक हमला करता है और बाबा वॉस की पकड़ से निकल जाता है। इसके बाद वो मौका देकर गन निकालता है और बाबा वॉस के पैर में गोली मार देता है। जर्ला मरेल को लगता है कि अब जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन तभी कोफून जनरेटर को तोड़ देता है और पूरे ठिकाने की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। अब अंधेरे में गेम पूरी तरह बाबा वॉस के हाथ में आ चुका था। घबराया हुआ जर्ला मरेल गन उठाकर अंधेरे में पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है, लेकिन आखिरकार बाबा वॉस उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर वो अपने पैरों से जर्ला मरेल को दबोच लेता है और बेटे के सामने उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी आंखें, हमेशा के लिए छीन लेता है। इसके बाद बाबा वॉस और कोफून पेरिस से जा मिलते हैं। हनीवा का अता पता मिल चुका था और अब बाबा वॉस किसी भी हालत में अपनी बेटी को वापस लाने वाला था। तीनों फिर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जहां आगे क्या होने वाला है